नमस्कार। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सस्पेंस बदस्तूर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कल याकूब मेमन की याचिका पर सुनवाई करेगी, लेकिन याकूब को फांसी की सजा तो 2007 में ही सुना दी गई थी और अदालत ने माना था कि याकूब गुनहगार है। मुंबई बम धमाकों की साजिश बिना उसके मुमकिन नहीं थी। आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल याकूब का गुनाह क्या था। यह है मुंबई की आर्थर रोड जेल। 1994 में अपनी गिरफ्तारी से लेकर साल 2007 तक यानी कि कुल 13 साल याकूब मेमन ने इसी जेल में बिताए। इसी जेल के भीतर विशेष टाडा अदालत बनाई गई थी, जिसने कि 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड का मुकदमा चलाया। उस अदालत ने इस मामले में कुल 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 12 में से 10 आरोपियों की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। एक आरोपी की बीमारी की वजह से मौत हो गई और अब सिर्फ याकूब मेमन ही बचा है, जिसकी की फांसी की सजा बरकरार है। एक शख्स जो कि कभी एक कामयाब सीए हुआ करता था, लेकिन आज फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। याकूब मेमन अपने क्रिकेट खिलाड़ी पिता अब्दुल रज्जाक का तीसरा बेटा है। दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर आज जिस जगह पर यह रिहायशी टावर खड़ा है, यहां पहले एक 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसे कड़िया बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। इसी कड़िया बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के एक छोटे से घर में याकूब मेमन अपने बाकी 5 भाइयों के साथ पला बढ़ा। पास ही के इस्माइल बेग मोहम्मद स्कूल से याकूब और उसके भाइयों ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। बचपन से ही याकूब को गणित में काफी दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि उसने अपना करियर बतौर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना तय किया। 1990 में याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और 1991 में उसने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता के साथ एक अकाउंटिंग फर्म शुरू की, जिसका नाम रखा मेमन एंड मेहता एसोसिएट्स। लेकिन यह पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1992 में फर्म बंद हो गई और फिर याकूब ने एक नई फर्म की शुरुआत की, जिसका नाम रखा AR एंड सन्स। इसी दौरान उसने अपने भाई अयूब मेमन के साथ तिजारत इंटरनेशनल नाम की एक एक्सपोर्ट फर्म भी खोली थी, जो खाड़ी के देशों में मांस निर्यात का काम करती थी। याकूब मेमन को अपने कारोबार में कामयाबी पर कामयाबी मिलती गई और जल्द ही उसने मुंबई के माहिम इलाके की इसी अलुसनी बिल्डिंग में 6 फ्लैट खरीद लिए। इसी इमारत में याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के 2 डुप्लेक्स फ्लैट भी थे। 1992 में याकूब मेमन ने मुंबई के मशहूर इस्लाम जिमखाना में राहीन नाम के एक लड़की से शादी कर ली। पता जाता है कि शादी के मौके पर कई फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थीं। 1992 में ही अचानक माहौल बदल गया। अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद मुंबई में 2 बार सांप्रदायिक दंगे भड़के। पहला दंगा दिसंबर 1992 के पहले हफ्ते में हुआ और दूसरा जनवरी 1993 के पहले हफ्ते में। दंगों के बाद मेमन परिवार में जो कुछ हुआ, उसने ही मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जमीन तैयार कर दी थी। बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद हुए दंगों में दंगाइयों ने टाइगर मेमन की ऑफिस को जला डाला। इससे टाइगर मेमन के दिल में बदले की आग धधकने लगी और उसने इस बदले की आग में पूरे मुंबई को झुलसा देने का प्लान बनाया। अपने इस प्लान को लागू करने के लिए उसने पाकिस्तान और दुबई में अपने संपर्कों से बात भी की और इस प्लान को लागू करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार का इस्तेमाल कर डाला, जिसमें याकूब मेमन भी शामिल था। मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट लेकर कॉफिन और शवों को ले जाने के लिए गाड़ियां मुहैया कराने वाले इस शख्स का नाम है पिंटो। 1992 में पिंटो भी लेडी जमशेदजी रोड पर उसी सम्राट सोसाइटी में अपनी दुकान चलाता था, जहां याकूब मेमन की तिजारत इंटरनेशनल का दफ्तर था। 1992 के हालात पिंटो को आज भी याद है। आदमी आसपास से जा रहे थे इधर से और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ये ऑफिस जला डाले, तो उनको रुकावट किया गया, क्योंकि हम लोग भी साथ में इधर ही रहते हैं। तो अगर बिल्डिंग जल जाएगी तो हम लोग का भी घर भी, हम लोग का भी दुकान वगैरह, वो सब इट विल ऑल गेट बर्न्ड। तो इस कारण से वी स्टॉप देम फ्रॉम बर्निंग द प्लेस। सो आफ्टर सम टाइम देन वी वेंट अवे फ्रॉम हियर एंड देन इन द मीन टाइम वो मॉब आ गई
और उनका साला वो ऑफिस जला दिया। फिर जलाने के बाद में फिर हम लोग नीचे जब आ गए इधर चेक करने को, तो ऑफिस जल चुकी थी। मेमन परिवार का दफ्तर जलाया गया और इसके बाद बारी थी बदला लेने की। मुंबई पुलिस और सीबीआई का आरोप था कि मुंबई बम धमाकों की साजिश को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उसके लिए स्मगलिंग का काम देखने वाले टाइगर मेमन की मदद से अंजाम दिया। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन होना था और इसके लिए टाइगर मेमन के सीए भाई याकूब मेमन की मदद ली गई। मेमन परिवार के कारोबार का तमाम हिसाब किताब याकूब ही देखता था। बमकांड के बाद जब मुंबई पुलिस ने मेमन परिवार के घर पर छापा मारा तो उसे पता चला कि मेमन परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 एनआरआई खाते हैं और ये चारों ही खाते मुंबई के बांद्रा इलाके की टर्नर रोड पर स्थित HSBC बैंक की इस ब्रांच में हैं। इसी ब्रांच में ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट की दुबई शाखा से $61,700 भेजे गए थे और इन अमेरिकी डॉलरों का इस्तेमाल धमाकों की साजिश को अंजाम देने के लिए किया जाने वाला था। याकूब मेमन को इन चारों ही खातों को हैंडल करने का अधिकार था। पहला अकाउंट मेमन की पत्नी शबाना के नाम पर, दूसरा खाता उसके भाई अयूब के नाम पर, तीसरा खाता अयूब की पत्नी रेशमा के नाम पर और चौथा खाता सुलेमान मेमन की पत्नी रुबीना के नाम पर था। इसके अलावा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक की माहिम शाखा में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के खाते थे। इन खातों में भी दिसंबर 1992 और मार्च 1993 के बीच पैसों का भारी लेन देन हुआ और धमाकों के पहले खातों से पूरी रकम निकाल ली गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि याकूब ने ही 21,90,000 रुपए की रकम मैग्नम वीडियो के पार्टनर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला को दी ताकि उस पैसे को साजिश में शामिल होने वाले दूसरे सदस्यों के बीच बांटा जा सके। याकूब मेमन ने इस साजिश को एक मूर्त स्वरूप दिया था कि आर्म्स एम्युनिशन किस तरह से आएंगे, किस तरह से बॉम्ब प्लान करना है और प्लांटर्स की लिस्ट बनाई थी। इस तरह से सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद अब याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई थी। याकूब मेमन पर सिर्फ धमाकों की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों के लेन देन का ही आरोप साबित नहीं हुआ। टाडा कोर्ट ने पाया उसने धमाकों की साजिश को अंजाम देने के लिए जिन लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग की खातिर भेजा था उनके हवाई टिकट भी खुद याकूब मेमन ने ही करवाए थे। विस्फोटकों में टाइमर किस तरह लगाना है, हथगोले कैसे फेंकने हैं और बम धमाके के बाद होने वाले दंगों के दौरान AK-47 राइफलें कैसे चलानी हैं, इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग का इंतजाम कर रखा था। टाइगर मेमन ने 15 युवकों को ये ट्रेनिंग दिलाने के लिए दुबई होते हुए पाकिस्तान भेजा। मुंबई पुलिस का अदालत में यह कहना था कि इन युवकों के दुबई और फिर वहां से पाकिस्तान जाने के लिए हवाई जहाज के टिकटों का इंतजाम याकूब मेमन ने ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स नाम की एजेंसी चलाने वाले अल्ताफ अली के जरिए किया था। अल्ताफ अली को भी टाडा अदालत ने 6 साल जेल की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन ने एकदम क्लियर कट साबित किया है कि ये जो ब्लास्ट के पहले जो कॉन्स्पिरेटर्स जितने भी लोग थे, सबके जितने मीटिंग में, उसमें बहुत सारे मीटिंग्स में याकूब मेमन भी उसमें शामिल थे और उनको पता था कि ये कॉन्स्पिरेसी किसके लिए, और इसका फाइनेंस जो है जो पाकिस्तान में भेजे गए लड़के लोग यहाँ से ट्रेनिंग के लिए, आर्म्स के ट्रेनिंग के लिए, RDX कैसे इस्तेमाल करें उसकी ट्रेनिंग के लिए, और वो जानता था कि ये लड़के लोग दुबई से वाया पाकिस्तान जाने वाले हैं और ये जानते थे कि पाकिस्तान के वहाँ पे फर्जी पासपोर्ट उनको मिलेगा पाकिस्तान का। अल हुसैनी बिल्डिंग में बहुत सारे AK-47 आर्म्स एंड एम्युनिशन और टाइमर, डेटोनेटर्स, RDX के सब जो है सूटकेस में। अनवर तिबा ने खुद कबूल किया है कि उसने सूटकेस इनके हाथ में दिया। याकूब पर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पैसों का लेन देन करने, पाकिस्तान जाने के लिए टिकट का इंतजाम करने के अलावा तीसरा संगीन आरोप साबित हुआ हथियारों को अपने पास रखने और उन्हें बांटने का। मुंबई पुलिस के मुताबिक याकूब ने परिवार के ड्राइवर रफीक माडी को 2 सूटकेस दिए थे जिनमें हथगोले और हथियार भरे थे। ये सूटकेस उसने अमजद मेहर बख्श और अल्ताफ अली तक पहुंचाने के लिए कहा था। इसके अलावा याकूब ने धमाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की खरीदारी भी की। साजिश में अपने हिस्से की भूमिका अदा करने के बाद याकूब 9 मार्च 1993 को
परिवार के बाकी सदस्यों के साथ दुबई रवाना हो गया। मेमन परिवार से अब सिर्फ मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन ही मुंबई में रह गया था, जो 12 मार्च को हुए धमाकों के चंद घंटों पहले ही दुबई के लिए निकला। याकूब मेमन की दलील है कि वो इस साजिश से अनजान था। उसने अदालत में कहा कि जो कुछ भी करवाया वो उसके भाई टाइगर मेमन ने करवाया और उसका धमाकों से कोई लेना देना नहीं। He was innocent, he is innocent, he will remain innocent. It's just that जो करता है वो आता नहीं है और वो सरेंडर हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। याकूब हैज सफर्ड अ लॉट फॉर जिसके भी वजह से, पर ही हैज सफर्ड अ लॉट। अभी उसको पार्डन कर देना चाहिए। अदालत में टाडा जज पीडी कोदे ने दूसरे तमाम सबूतों के अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूत को भी आधार मानते हुए याकूब मेमन को धमाकों का दोषी ठहराया और याकूब मेमन को फांसी की सजा दी। सजा सुनाते वक्त जज कोदे ने यह टिप्पणी भी की कि मेमन परिवार एक साथ रहता था और ऐसे में यह नामुमकिन है कि परिवार के सदस्यों को यह पता न चले कि क्या हो रहा है। हम जो हमारा जो जस्टिस का जो प्रिंसिपल है कि जो गुनहगार है वो छूटना नहीं चाहिए, उसको उसके हिसाब से उसको जब दोषी करार दिया जाता है तो मेरे ख्याल में जस्टिस होना शुरुआत हो जाती है। ऐसी सजाएं मिलने के बाद और वो कंफर्म होने के बाद में ऐसा भी मैसेज जाता है कि भारत देश में आतंकवादी को हम टॉलरेट नहीं करते। याकूब मेमन और उसका परिवार अब ये दलील दे रहा है कि याकूब मेमन को उसके भाई टाइगर मेमन के कुकर्मों की सजा मिली, लेकिन टाडा अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने यह माना कि मुंबई बम धमाकों की साजिश में याकूब मेमन की अपनी स्वतंत्र भूमिका भी थी और उसके लिए मौत की सजा से कम कोई सजा नहीं हो सकती। गणेश ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। 2 दिन बाद 30 जुलाई को मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी होगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कल होना है। याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बंटने के बाद मामला बड़ी बेंच के पास पहुंच गया है और कल इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करने वाली है। आज ऐसा दिखता है मुंबई हमले का गुनहगार याकूब मेमन। याकूब की ये तस्वीर इग्नू के परीक्षा फॉर्म की है। बरसों बाद याकूब की ये तस्वीर सामने आई है। अब तक याकूब की वो तस्वीरें दिखती थी जो अदालत में पेशी के दौरान की होती थी। धमाकों के 22 साल बाद याकूब का चेहरा बदल चुका है, लेकिन याकूब मेमन 30 जुलाई को फांसी के फंदे पर लटकेगा या नहीं, इसका सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याकूब की अर्जी पर सुनवाई के बाद जजों ने बटा हुआ फैसला सुनाया, जिसके बाद सुनवाई का यह मामला एक दिन और आगे चला गया। जस्टिस अनिल दवे ने दोबारा समीक्षा से इनकार किया तो जस्टिस कुरियन जोसेफ ने क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कमी की तरफ इशारा कर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याकूब के वकील राजू रामचंद्रन ने जजों से सुनवाई की अपील की। राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि याकूब की रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जस्टिस दवे, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलेमेश्वर की बेंच ने की। क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार के लिए 3 वरिष्ठतम जजों के साथ ही जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलेमेश्वर को भी बुलाया जाना चाहिए था। प्रक्रिया की इस कमी की वजह से क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुना जाना चाहिए, लेकिन सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अब मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। क्यूरेटिव पर विचार के लिए मुख्य मामले को सुनने वाले जजों को आमंत्रित किया जाता है, रिव्यू सुनने वाले जजों को नहीं। मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। 2013 में याकूब को फांसी की सजा सुनाने वाले तीनों जज रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस अनिल दवे ने फैसला सुनाते हुए क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। सुबह से जिस तरह से अदालत की कार्रवाई चली थी, उससे साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहे जस्टिस दवे ने याकूब के वकील से कहा कि अब मेरे साथी जज अपनी बात को रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, वो आपके मुवक्किल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुनवाई के बाद जस्टिस जोसेफ जहां फिलहाल फांसी पर रोक का आदेश देना चाहते थे, वहीं जस्टिस दवे इसके पक्ष में नहीं दिखे। दोनों जजों की राय में मतभेद के बाद मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजने का सामूहिक फैसला किया गया। दोपहर 2 बजे याकूब मेमन के वकील राजू रामचंद्रन ने मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सुनवाई के लिए
नई बेंच का गठन कर दूंगा। 3 जजों की नई बेंच कल सुबह 10:30 बजे याकूब की याचिका पर सुनवाई करेगी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा मिली हुई है। 30 जुलाई को नागपुर की जेल में उसे फांसी पर लटकाए जाने का आदेश जारी हो चुका है। जेल में तमाम तरह की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच लगाकर याकूब फांसी से बचने की हर कोशिश कर रहा है। याकूब मेमन इज द पर्सन जिसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था इसमें। 40 बरस से सरकार एविडेंस ढूंढ रही थी। जो एविडेंस सरकार को नहीं मिला, वो एविडेंस जो इंसान प्रोवाइड करता है, तो क्या आप उसको फांसी की सजा दोगे? जब से मिस्टर बी रमन उनका जब लेटर सामने आया है तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया और रिटायर्ड जस्टिस बेदी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उन्होंने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया तो मुझे लगा कि नाइंसाफी हुई। 291 नामचीन लोगों ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति से याकूब की फांसी रोकने की मांग की है। अभिनेता सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के जरिए याकूब की फांसी को लेकर सवाल खड़े किए थे। सलमान ने बाद में अपना ट्वीट तो वापस ले लिया, लेकिन विवाद से नाम जोड़ने के बाद अब वो हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर आ गए। ओवैसी और सलमान ने सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद का कोई मजहब है, उसका नाम इस्लाम है। क्योंकि अन्य कोई हिंदुओं को फांसी हुई तब बचाने न ओवैसी निकला था न सलमान निकला था। मुझे लगता है कि दोनों के बाप 47 में पाकिस्तान न गए, वह गलती उनके बाप ने की थी, वह ठीक करके दोनों पाकिस्तान चले जाए, वह भी सुखी होंगे। याकूब की फांसी के सवाल पर राजनीतिक गर्म है। फांसी तय समय पर होगी या नहीं, ये बुधवार को कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। फिलहाल फांसी पर रोक नहीं है। 1993 के मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन ने जेल में रहते हुए ही एमए की परीक्षा भी दी। हालांकि दया याचिका नामंजूर होने पर याकूब डिप्रेशन में चला गया और कुछ पेपर भी नहीं दे पाया। एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक ने बात की याकूब की परीक्षा लेने वाले इग्नू के रीजनल डायरेक्टर पी शिवस्वरूप से। इग्नू के 2 कोर्सेस याकूब मेमन ने जेल में किए और हमारे साथ में है पी शिवस्वरूप जो रीजनल डायरेक्टर है इग्नू के। स्टूडेंट के नाते आप उनको कैसे देखते थे, किस तरह का आपका इंटरेक्शन रहा है? उनको तो पढ़ने में तो बहुत इच्छा है, वो खुद पूछते थे। जब एमए इंग्लिश 2010-12 में किया था और वो कंप्लीट होते ही वो मुझे पूछे सर आगे कौन सा कोर्स करूं, सभी मुझसे एडवाइस लिया है और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है और दोनों कोर्सेज उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एमए इंग्लिश में 58% मिला है, एमए पॉलिटिकल साइंस में भी अभी तक वो 56% मिला है उनको। काफी इंटरेस्ट दिखाते थे वो पढ़ने में। किस तरह के सवाल आपसे रहते थे याकूब के इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके, खास करके जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसको लेकर किस तरह के सवाल रहते थे? जनरली जो इग्नो का बुक्स है वो सेल्फ स्टडी में रहते हैं, इसलिए जनरली गाइडेंस की इतना जरूरत नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि याकूब मेमन ऑलरेडी एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश आल्सो, इसलिए उनको सब्जेक्ट वाइज कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी है। जनरली वो एग्जाम्स के बारे में वगैरह वो पूछते थे, कब एग्जाम्स होगा, रिजल्ट्स कब होगा, इतना ही पूछते थे एंड ही शोड लॉट ऑफ इंटरेस्ट। ये लगातार कहा जा रहा है कि मर्सी पिटीशन जब याकूब मेमन की रिजेक्ट हुई तो वो डिप्रेशन में गए थे। आप भी जो कह रहे हैं ये कौन सा समय था और कौन सी एग्जाम उन्होंने मिस की? जो हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने जुलाई 2012 में चालू किया, जून 14 में लास्ट एग्जाम देना है। उस वक्त उन्होंने 1-2 एग्जाम छोटा है, उसके बाद फिर वो बाकी एग्जाम्स लिख लिया है। आई टोल्ड हिम दैट आप आगे तो कर लीजिए कोर्सेज, वो ही अटेम्प्टेड रिमेनिंग एग्जाम्स, जो छूटा है वो अभी दिसंबर 14 में फिर लिख के उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। डिप्रेशन की वजह से वो पेपर नहीं दे पाए, ये उन्होंने कहा। कोई और बातें इस केस के बारे में या फिर उनके खुद के बारे में उन्होंने आपसे की है कभी? केस के बारे में तो कभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एज ए टीचर वो ही इज वेरी वेल बिहेव्ड। एज ए टीचर वो सिर्फ स्टडीज के बारे में पूछता था, उसके अलावा कभी हमारा बात नहीं गया है। याकूब हो या फिर और कोई हो, इनके साथ इंटरैक्ट करते समय क्या कुछ अलग तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं बाकी के स्टूडेंट्स से करते हैं उससे? जनरली नहीं, ये भी क्योंकि हम उनकी हिस्ट्री से कभी रिलेशन नहीं रखते हैं। वी विश दैट जब वो पढ़ने की इच्छा दिखाते हैं तब हम जाते हैं,
मैं तो फांसी यार्ड में भी जाके लोगों को काउंसलिंग भी करता हूँ, उनकी इच्छा के हिसाब से वो क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो हम तो एक स्पेशल केयर तो रखते हैं कि बिकॉज ये लोगों की अपनी दिमाग में कुछ आइडिया नहीं रहता है कि हम ऐसा भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट नोन टू देम। इसलिए हम जाके उनके पास फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, एडमिशन अवेयरनेस कैंप्स रखते हैं जेल के अंदर भी। आई शुड थैंक ऑल द जेल अथॉरिटीज फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। उन तक पहुंच के उनको एक पॉजिटिव वे में उनकी टाइम यूज करने के लिए, क्योंकि जेल में तो उनको काम की खाली रहता है उनके पास टाइम। वी नो दैट एन आइडियल मैन्स ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप। जब खाली बैठते हैं इट मे गो इनटू नेगेटिव वेज, सो उनको एक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट करने के लिए स्टडीज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस।